अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, मुल्की सियासत में आज 17 दिसंबर का दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। 560 से ज़ायद कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान के सियासी मुस्तक़बिल के फ़ैसले का ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लाहौर में मुनक़िद होने वाले इज्तिमा में करेंगे। हुक्मरान भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि ऐलान के बाद की सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकेगा। तो ये अहम सवाल कि इमरान खान पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करके अपनी दोनों हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करते हैं या एक बार फिर मज़ीद वक्त लेते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए अवाम की नज़रें इमरान खान के ऐलान पर लगी हुई हैं। हिलाली साहब, बिलाखिर वो लम्हा करीब आ गया है जिसका पूरी कौम को कई दिनों से इंतज़ार था। इमरान खान अब से कुछ देर बाद असम्बलियों की तहलील के हवाले से अहम ऐलान करने वाले हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ऐलान करेंगे वो आज? ऐलान तो एक ही हो सकता है। ऐलान का मतलब ये, अगर कोई नई चीज़, कोई ऐसी सरप्राइजिंग नहीं, नया और ड्रामेटिक, और वो हो सकता है कि ये असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे, और मेरे ख्याल में सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और जब ये करेंगे तो कुछ रिस्क जो हैं वो ज़रूर ले रहे हैं। अच्छा, और शायद दो चार आइडेंटिफाई करें ना। एक दफ़े असेंबलीज डिसॉल्व हो जाते हैं, आपका पावर बेस ख़त्म हो जाता है उधर और इधर। इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। अब हम जान रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, लोग कह रहे हैं वो इम्कान पक्का हो रहा है, और क्या पता है डिस्क्वालिफिकेशन और उसके बाद काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ, अरेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर इलेक्शन तक ये ऐसे ही चलें तो इलेक्शन में भी क्या पता क्या होगा, डिपेंड्स। देखिए ना, अब ये जो गवर्नमेंट बनेगा, ये गवर्नमेंट भी जो बनेगा, ये कौन सिलेक्ट करेगा? इनका और गवर्नमेंट का तो राजीनामा होना ही नहीं है ना सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने कैंडिडेट्स को पूछे, वो अपना देंगे, एग्रीमेंट नहीं होगा, कमेटी को जाएगा। अब ये कमेटी कौन हेड करेगा? कुछ कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर हेड करेगा। अस्तगफार, अगर इलेक्शन कमिश्नर ने हेड किया वो, तो फिर आपको पता है फिर वही अफसर तो और वही लोग आएंगे। हाँ। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में खासे रिस्क्स हैं। अच्छा। और एक और क्राइसिस लगता है पाकिस्तान में होगा। तो मेरे ख्याल में वी आर इन फॉर इंटरेस्टिंग टाइम्स। ठीक है। ओरिया साहब, आपको क्या लगता है, क्या ऐलान करने जा रहे हैं आज इमरान खान? और अगर असेंबलीज वो तहलील करने का आज ऐलान कर देते हैं तो PTI के लिए क्या रिस्क हैं? जैसे कि हिलाली साहब ने भी कहा कि ना अहली की तलवार भी लटक रही है उनके सर पे। देखें, ऐलान तो इमरान खान साहब आज कर देंगे। अच्छा। जहां तक मेरी इतलात का ताल्लुक है, लेकिन थोड़ा सा देर का वो लेंगे वक्त, और उसके वो ऐलान करेंगे कि थोड़ा सा 15-20 दिन का अरसा लेंगे। लेकिन उस दौरान एक निगोसिएशन भी चल रही है, बैकग्राउंड निगोसिएशन चल रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आरिफ अलवी साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे, और आरिफ अलवी साहब वापस भी गए हैं, और उन्होंने काफी हद तक बात आगे चलाई है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल जितनी भी फोर्सेज हैं, जो कि फाइनेंशियल फोर्सेज है, वो पाकिस्तान पे रिलाय नहीं कर रहे। वो समझ नहीं है कि पाकिस्तान में एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, और जब तक इलेक्शन की गवर्नमेंट नहीं आती हम नहीं कर सकते। और ये बाकायदा बात पहुंचाई गई है, उनको भी पहुंचाई गई है और यहाँ नीचे भी पहुंचाई गई है। अपना चौधरी परवेज लाई जो थे वो इस्लामाबाद गए थे, बाकायदा रात को वहां एक मुलाकात बड़ी हाई लेवल की, इस्लामाबाद नहीं बल्कि पिंडी गए थे, मैं टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो पिंडी से भी वो मुलाकात करके वापस आए हैं। और उन्होंने भी ये कहा है कि IMF 8-9 महीने से इनको टरखाया चला जा रहा है, और IMF उस वक्त तक पाकिस्तान को एक आना नहीं देगा जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि पाकिस्तान में एक स्टेबल और एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है। तो इसलिए होना यह है कि 15-20 दिन यहां लगेंगे, और 15-20 दिन का टाइम लगेगा। इस दौरान जो है, अगर बीच में अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाती है तो वो 20-25 दिन ले लेगी। और इस 20-25 दिन के अंदर सूरत हाल यह है कि एक तो यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शन, उसके बल्दियाती इलेक्शन आ रहेंगे। अब देखें 15 को तो यहाँ इलेक्शन हैं अपना
कराची में, लेकिन उसके साथ साथ ही पंजाब के भी इलेक्शन आ जाएंगे और वो चाहते ये हैं कि एक साथ ही इलेक्शन हो, क्योंकि अगर एक दफा पंजाब में पीटीआई स्वीप कर गई, केपीके में बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप कर गई, सारे फंड अगर उन्होंने उनको दे दिए तो फिर तो कुछ नहीं रह जाएगा उनके पास, और फिर तो वो आगे इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। और फिर जब असेंबलियां अगर मार्च में तोड़ दी गई या जनवरी में तोड़ दी गई तो उसके बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी तो वो तो पीडीएम तो बिल्कुल उसका सफाया हो जाएगा। सफाया तो अब भी होगा, लेकिन वो किसी ना किसी तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिश में है। इस वक्त जो एक और गेम चल रही है वो ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो जिन्होंने आगे ही नून लीग का बिल्कुल खाना खराब कर दिया है और नून लीग का पूरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया उन्होंने। खुद वो सिर्फ एक वजारत खारजा लेके बैठे हुए हैं, बाकी गालियां उनको पड़ रही हैं और पूरे पीडीएम की जो जितनी भी बला थी वो जो है शहबाज शरीफ और नून लीग के खाते में आई है वो उनको उचका रहे हैं और साथ मौलाना फजल रहमान लगे हुए हैं कि नहीं हम 1 साल आगे बढ़ा देंगे। मुझे ये पता चला है कि 1 साल आगे बढ़ाने के बारे में तो बिल्कुल किसी तौर पर भी एस्टैब्लिशमेंट ने भी ना कर दिया कि तुम नहीं करोगे। अच्छा। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि आज ऐलान तो हो जाएगा और ऐलान हो जाएगा को 20-25 दिन का, और उस 20-25 दिन से पहले बल्कि एक नो कॉन्फ्रेंस मूव अगर आई तो 15-20 दिन उसमें लग जाएंगे। मेरा ख्याल ये कहता है कि जैसे कल मैंने कहा था कि जनवरी के एंड में या फरवरी के आगाज में असेंबलियां टूट जाएंगी। हिलाली साहब, केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग होने की भी बाज़गश्त हो रही है, तो क्या कानून में गुंजाइश है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराए जाएं और ये गैर आइनी भी ना हो, यानी ताख़ीर की जा सकती है इलेक्शंस में? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को वो कन्विंस करें कि एक इमरजेंसी हो गया है। अच्छा। और मेरे ख्याल में वो नहीं कर पाएंगे। वो क्यों होगा इमरजेंसी? इसलिए कि वो चाहते हैं कि ठहरना। नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिफॉल्ट की एक हमारा टॉपिक है आज। जी। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती और ख़ुद बना नहीं सकती है, और जैसे औरिया साहब ने कहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन कुछ हद तक डिले कर देगा मगर उससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकते, और ये प्रोलॉन्गिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो मकसद ही ये है कि स्टेबिलिटी लाना मुल्क में, मकसद ही ये है कि इकोनॉमिक नॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना है। तो जितना जल्दी हम इलेक्शंस पे जाएं उतना बेहतर। ठीक है। और ये साहब, आपको क्या लगता है अगर हुकूमत इमरजेंसी लगा देती है और अगर उसमें वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात करती है कि जी हमसे मुल्क संभल नहीं रहा, इस वक्त कर्जे हैं और डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है, तो अगर वो फाइनेंशियल बेसिस पे इमरजेंसी लगाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये उनकी अपनी नाकामी का एतराफ़ होगा? देखिए, पहली बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से क्या सोने के कुएं निकल आएंगे यहाँ पर? क्या IMF या फौरी तौर पर कहेगी हो बहुत अच्छा किया आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, हम आ रहे हैं, ये ले लो, $2 बिलियन ले लो, $3 बिलियन ले लो, या सऊदी अरब आ जाएगा, आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है, हम तो यही चाहते थे, ओहो कमाल कर दिया। ये मजाक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंट को इख्तियार है इमरजेंसी लगाने का, और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट के सामने पेश होगी। ठीक, और वो सूरत हाल ऐसी है कि आपको पार्लियामेंट पहले तब आप सूबाई लेवल पे लगाएंगे इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर की होती है। इकोनॉमिक इमरजेंसी भी ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर वो पेश की जाती है और पार्लियामेंट जो है उसको एक्सटेंड कर सकती है अपनी मुद्दत को भी, और वो अगर चाहे तो उसके अंदर भी काफी सारी हिच मौजूद हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि सारी इमरजेंसी लगाने का फायदा क्या होगा? क्या आप पाकिस्तान को मजीद चला सकेंगे? एक दिन भी जो पीडीएम ज्यादा चल रही है उनके यहाँ ये कंसेंसस हो गया है कि हम डाउन द लाइन जा रहे हैं, हमारे डाउन द स्लाइड जा रहे हैं, हमारी पॉपुलैरिटी के अंदर एक टाइम बाय करने का ये मकसद भी तो हो सकता है ना, टाइम बाय करने का ये मकसद भी तो हो सकता है कि जिस तरह रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, पेट्रोल सस्ता करने की बातें हो रही हैं, बिजली सस्ती करने की बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो टाइम लेना चाह रहे हैं कि कुछ मामलात को हम बेहतर करें ताकि उसके बाद इलेक्शन में जा सकें? नहीं, बिजली सस्ती कहां से करेंगे? कहां से पैसे कहां से आएंगे? अभी हम लाली साहब ज़ाहिर बात है उनके माशाल्लाह काफी इस पे ऊपर है, अभी वो सिफारिश तो आई है कि इलेक्ट्रिक वाले भी अदालत चले गए। नहीं कि मैं आपको एक बात बताया, आपको पैसे नहीं है, आप दवाइयां खरीद नहीं सकते, आप बिजली सस्ती करेंगे? आपको पता है कि इस वक्त आज मैं एक स्टेट बैंक के बहुत आला तरीन आदमी से मिला, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल तरीन आदमी से मिला, मेरे साथ वो ट्रेवल कर रहे थे। वो कहते हैं कि 2019 में $24 बिलियन हमारी पहुंच गया हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। $24 बिलियन
अब हमारे पास 6 बिलियन भी इसलिए हैं कि हमने लोगों के बिल रोके हुए हैं, हम लोगों को रोज इमरजेंसी लगाई हुई है। कोई कहता है यार मेरा ये मैंने तेल कनोला मंगाया वो छोड़ दो, कोई कहता है मैंने ये चीज बनाई मुझे इतने बिलियन डॉलर दे दो, कोई कहता है मुझे, हम लोगों को पैसे नहीं दे रहे। उस वजह से आज अगर वो कहते हैं कि जिस बंदे ने भी इंपोर्ट करना है वो पैसे उनको तैयार है, एक खाली हो जाएगा खजाना, पैसे कहां से देंगे? आसमान से गिरेंगे। मैं वही कहता ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा लें या आप केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए। केयर टेकर कौन आएंगे? मैं और लाली साहब जैसे अपना रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आएंगे, वो क्या कर लेंगे? या अपना रिटायर्ड जनरल आएंगे, वो क्या कर लेंगे? उनको अवाम क्या जानता है? उनसे अवाम कौन सी मोहब्बत करती है? सबसे बड़ी बात है, कई दफा कहा है कि केयर टेकर तो वो गिद्धे हैं कि जो कुछ वक्त के लिए आती हैं और उसके बाद अपना उनके मामला अच्छे होते हैं, इलेक्शन करा के चली जाती हैं। ओनली ये है कि जितनी जल्दी असेंबली टूटे और जितनी जल्दी इलेक्शन हो, ये नहीं है कि 60 डेज है तो तुमने 59th डे पे इलेक्शन कराया, नहीं, पहले तोड़ो, फौरन के फौरन 15, 20, 30 दिन के अंदर अंदर कैंपेन का टाइम देके इलेक्शन में जाओ, ताकि इलेक्शन रोके एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिस पे लोग एतमाद करते हों, जिसके लोग फाका काट सकें। ठीक है, हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं ओरिया साहब की बात पे? जी 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 जी, दो चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। ऑलरेडी हमें पता है कि परवेज इलाही साहब तो चाहते हैं ना कि वो जो नए उनके कानून हैं और स्पेंडिंग है वो कम से कम कुछ मोहलत मिले उनको। तो अगर ये 20 दिन मिल जाता है, पता नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, मगर बाइंग टाइम जब आप कहते हैं तो द ग्रेट बायर तो लाहौर में है ना जरदारी साहब, वो बाइंग करेंगे, वो तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद वो मूव करें, तो वो भी एक किस्म, और आपको पता है किस बेसिस पे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है, लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो ये होगा बाइंग टाइम तो दे आर बाइंग। फैसला आ चुका है ना, वो तो अब नहीं कर सकते, पार्टी लॉयल्टी तो नहीं खराब कर सकते। क्या पार्टी के अंदर से जो पार्टी के अंदर से जो अरकान हैं वो अब मुखालिफ पार्टी को वोट नहीं कर सकते ना, 63 का फैसला आ चुका है ना सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, अगर काफ लीग आ जाती है उनके साथ तो या दूसरी जमातें आ जाती हैं साथ तो फिर उसके अंदर होता है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली काफ लीग जो है वो देखिए, ये सब चीजें कुछ भी हो सकता है इधर, और जब पैसे ऑफर हो रहे हैं और भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं और भी कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल में लेट्स होप कि इनकी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, बाइंग एंड सेलिंग खत्म हो, सीधा इलेक्शंस की तरफ जाएं। जैसे औरिया साहब ने कहा है कि अगर द 1 days डिले कॉस्ट यू thousands इन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट 50% कम हो गई है, 420 से 110 हो गई, 210 हो गई है, ऐसा कुछ है। तो आप समझे तो सही ये क्यों हो रहा है? सेल्फिश रीजंस के लिए, इसलिए कि ये बैठना चाहता है कुर्सी पे, इसलिए कि किसी को पैसे तकसीम करने, इसलिए कि इन लोग एक एक दिन के लिए मरते हैं पावर में के लिए। यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? इनके पास सपोर्ट तो है नहीं, पॉपुलर सपोर्ट तो है नहीं। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है जब पूरी दुनिया को पता है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये कभी नहीं जीत सकते इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। ठीक है, और ये सब हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ें या ना तोड़ें, हर सूरत में नुकसान इमरान खान का ही होना है, तो ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मैंने कई दफा कहा है कि इमरान खान अब इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर है कि कोई भी उसके खिलाफ जो केस है उसको आगे नहीं ले जाया जा सकता। देखिए, 2 ही केस हैं। तोशा खाने का जो केस है वो केस उन्होंने सिर्फ ये चलाया हुआ है कि उन्होंने जाहिर नहीं किया, वरना तोशा खाना करप्शन नहीं है। तोशा खाना अगर करप्शन है तो लाली साहब ने भी घड़ी ली हुई है, लाली साहब को भी कल केस चला उसके ऊपर कि उन्होंने क्यों घड़ी ली थी। ठीक, तो तोशा खाना तो करप्शन केस नहीं है किसी तौर पर भी। दूसरी चीज आती है कि आप उनका टेरियान वाला केस, उसके ऊपर टेरियान के केस के ऊपर अतर बिनल्ला का 2 बेंच का फैसला आ चुका हुआ है कि अगर आइंदा तुम इस तरह का केस लेके आओगे तो हम उसके ऊपर बाकायदा जुर्माना करेंगे कि ये क्या तमाशा है जो तुम लोग किसी मुल्क के अंदर इस तरह की गुफ्तगू करते हो कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं, ना किसी ने यहां पर आके कोई दावा दायर किया है किसी खातून ने, ना किसी ने बेटी ने दावा दायर किया है। ये टेरियान का जो केस है ये तो एक डेड केस था जिसको खासतौर पर मीडिया की हाइप के लिए उसको किया गया है और जज को कहा है, वो छोटे से एक जज ने कहा है कि इसको लेके आए क्योंकि आपने गार्डियनशिप जो है वो दी है, तो
उसके ऊपर बड़ी मजेदार आर्गुमेंट उसने दिया। उसने कहा अगर गार्डियन का लफ्ज लिखना है तो ईदी तो हजारों लोगों का गार्डियन बना हुआ है, खाना वल्दियत में ईदी का तो बेशुमार लोगों के नाम है, तो क्या ईदी भी मुजरिम बन जाएगा इस मामले के अंदर? तो असल मसला यही है कि जो केस वहां का फैसला है, वो फैसला जो है वो एब्सेंशिया का फैसला है, और उसके ऊपर यहाँ पाकिस्तान के ऊपर उसकी बाइंडिंग कोई नहीं बनती। 2 ही तो केस है और कोई केस बनता नहीं है। देखें पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, ये बेसिकली 2 अरब रुपए इसको दिए हैं, 2 अरब रुपए। मैं जिस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था तो उस वक्त 22-23 करोड़ रुपया ज्यादा होता था उस वक्त, अब 2 अरब रुपए है दिए गए हैं। और पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है, मैं तकलीफ से बात कर रहा हूं इस वक्त, कि आप अंदाजा करें कि 80 अरब रुपया उन्होंने MNA फंड दिया है और 2 अरब रुपया जो है उनको दिया है, और मुल्क में भूख है, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों को रोटी नहीं मिलती, लोगों को इस वक्त सूरत हाल यह है कि लोगों का महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, और आप 2 अरब रुपया जो है वो साफियों को दे रहे हैं। अब ये सूरत हाल है आपकी। ठीक है। हिलाली साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? ओरिया साहब ने जिस तरह से केसेस की बात की कि बोगस केसेस हैं, आपको लगता है कि तमाम तर ही सियासी केसेस हैं और कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं है इन केसेस की? जी हाँ, ये केसेस यही बताते हैं कि टेस्ट, देयर इज अ वायलेशन ऑफ टेस्ट, माने ये पोलाइटनेस, ये नहीं होना चाहिए था मगर हो गया है। क्रिमिनल क्या है इसमें, और इट्स वेरी माइनर। और ये इन्होंने जो जिक्र किया है 2 मिलियन जो तकसीम हुआ है प्रेस को, ये तो मुझे कभी यकीन ही नहीं था। ठीक है, अहम पॉइंट हिलाली साहब। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, यूँ तो पूरे मुल्क के माली हालात ठीक नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा मुतासर नज़र आता है, और अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 5 माह में 150 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में कमोबेश 20 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं। टेक्सटाइल की बरामदात में भी 18% कमी आई है। ओरिया साहब, इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैंने आज एक बड़े सीनियर किस्म के स्टेट बैंक के आदमी के साथ गुफ्तगू की है। वो बता रहा था कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ बूम पे चल रही थी। आप अंदाजा करें, कोरोना के दरमियान इमरान खान की पॉलिसी इतनी कामयाब थी कि उसने उस मार्केट को फायदा उठाया। आप देखें कि बांग्लादेश बंद हो गया था, इंडिया बंद हो चुका था, और बाकी जगहों से मार्केट किसी तौर पे कोई नहीं हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। इमरान खान ने बाकायदा उनको गैस दी और बाकायदा सब्सिडाइज रेट के ऊपर दी, और उसके साथ साथ हालत ये थी कि उनके इस तरह के ऑर्डर थे कि अगले 3-3 साल के ऑर्डर उन्होंने ले लिए थे और वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। 3 की 3 शिफ्टें जो थी फैसलाबाद के अंदर चलना शुरू हो गई थी, और वो उसी की वजह से उसने बताया कि हमने 2019 में पाकिस्तान ने $24 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व टच किया है। 31 हमारे अपने थे और $4 बिलियन जो थे वो बैंक्स के थे, यानी $21 बिलियन तो इसके। असल मसला यह है कि एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे कहता है, फिर दूसरी चीज जो हमारी जो है हुई है वो ये है कि इतना स्विफ्ट किस्म का लोगों ने रोशन पाकिस्तान जो है उससे अकाउंट निकालने शुरू किया लोगों ने पैसा, कि अब इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे इसका बड़ा सुराख हो चुका है। वजह क्या है? आपने 2 साल उन पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। आपने कहा हम वोट नहीं देने देंगे। आपने कहा ये ईवीएम जो है इलेक्ट्रिक मशीन जो है ये बेसिकली धोखाधड़ी के लिए। किस लिए? क्योंकि आपके मुखालिफ थे वो। आप अगर उनका साथ देते, उनका दिल आप जीतते थे। कल इमरान खान अगर कहीं खुदा न खास्ता नाकाम हो जाता या वाकई नाकाम हो जाता तो आप इमरान खान की जगह आप लेते। वो पाकिस्तानी तो कहीं नहीं चले जाते। इमरान खान उनके बच्चे हैं, उनकी आगे नस्लें उन्होंने आना है, आपकी भी नस्लें जिन्होंने रहना है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान आज 70 साल की एज क्या है, किसी बात चला जाएगा, लेकिन उन्होंने भी हुआ यह है कि वो अपने वहां से निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जैसे होता है ना, दांतों से पकड़ के कहता है कि अल्लाह का वास्ता है ये चीज ना मंगाओ, ये चीज ना मंगाओ, ये चीज। उससे हो क्या रहा है? वो तो ये रहा है कि आपका इंपोर्ट जो बिल है वो तो जाहिर बात है कम होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। आप एक्सपोर्ट तो कर ही रहे, करेंगे कैसे? रॉ मटेरियल बाहर से आएगा तो आप कुछ बनाएंगे, रॉ मटेरियल आप बाहर से बना रहे तो यहां से कैसे होगा? तो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टैंड स्टिल के अंदर आ गई हुई है।
कुछ नहीं हो रहा, ट्रेडिंग तक नहीं हो रही इस वक्त इस मुल्क के अंदर। वो जो रेगुलर किस्म की छोटी छोटी चीजें आप देखें कि दवाइयों के लिए वो बता रहा था कि दवाइयों के लिए हमने सिर्फ 25% चीजों को देखते हैं कि यार ये मंगा लो, फिर उसके बाद ऐसे मामले में होता क्या, रिश्वतखोरी चलती है। रिश्वत तो एक बंदा कहता है यार मेरे पैसे ले लो, मुझे मेरी प्रायोरिटी पे लगा लो, इसको ले लो, इसको प्रायोरिटी लगा। ये पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं, ये तो अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं कभी आई, ये जिम्बाब्वे में ये सूरत नहीं आई, ये अफ्रीका के जो घाना और इस तरह के मुल्कों में कभी ये सूरत नहीं आई कि आपको जरूरियात जिंदगी के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए आपको डॉलर नहीं हो और आप चीजें ना मंगवा सके। आप सिंपल अपना जो घी, जो खाने पीने की चीजें, उसके लिए आपको पैसे मौजूद ना हो। आप कर्ज की किस्त तो बात की बात रह गई है, वो देंगे कि नहीं देंगे, डिफॉल्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। असल मसला यह है कि डिफॉल्ट होता क्या है। डिफॉल्ट इसलिए नजदीक इसलिए है कि आप किसी बंदे के पास जाते हैं ना, मुझे रीशेड्यूल करो, तो कोई नहीं मानता, ना पेरिस क्लब मानेगा, ना अमेरिका मानेगा, ना कोई और मांगेगा। वो कहते हैं भाई तुम्हारे पर $400 कर्जा है, $400 तुम 500 हमसे ले लो, 100 खर्च करो और 400 हमें वापस कर दो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने इन कर्जों के ऊपर पूरी कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट को शेड्यूल किया होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। इसीलिए हमें वो ये तो कहते हैं कि आप नया, लेकिन ये नया कर्जा कैसे आएगा जब तक IMF कैसे नहीं देता कर्जा, आपको कोई नहीं देगा, ना चीन देगा, ना सऊदी अरब देगा, ना कोई आप कतर देगा, कोई नहीं देगा जब तक IMF जो है आपको, आपके लिए वो रिजर्व जो है आपके खाते में नहीं जमा कराता। हिलाली साहब, बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। बरामदात कम हो रही हैं, डॉलर्स की कमी की वजह से LCs नहीं खोली जा रही हैं, और ख़बर यह भी आई कि 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 50% से ज़्यादा कम हो चुकी है, और IMF भी हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं है। तो इसके बावजूद सब ठीक है कि गर्दान हुकूमत की जानिब से क्यों जा रही है? ये 2 वजह हैं और 2 परसेप्शंस हैं। जल्दी से मैं बता दूं, जिधर तक टेक्सटाइल का है, आपको पता है कि पाकिस्तान 7-8 साल पहले 3 मिलियन टन कपास पैदा करता था और वो पूरा इस्तेमाल होता था अपने इंडस्ट्री में, उनके फैक्ट्रीज में। अब पाकिस्तान 6 मिलियन टन पैदा कर रहा है। किधर गए भाई वो बाकी? किसी ने तवज्जो नहीं दी कॉटन सीड्स पे, कॉटन सॉइल कैसे मैनेज करते हैं, वाटर मैनेजमेंट, किसी ने उस पर नहीं दी। हमारा क्रॉप गिर गया और हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, क्यों? पैसे नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि कॉटन की तो ये एक ऐसा क्रॉप था जो हमारे वहां होता था। 13 मिलियन टन से 6 मिलियन आ गए और अब 7 मिलियन टन आपको ये करना है अगर आप चाहते हैं वो लेवल मेंटेन करने और आपके एक्सपोर्ट्स को रेज करने। दूसरी बात मैं आपको जल्दी से बताता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट जो है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कमी, ये 2 किस्म के कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि लायबिलिटी ओवर इनकम, जब आपके लायबिलिटीज एक्सीड कर जाते हैं आपके इनकम, तो जाहिर है आप अपनी कर्ज वापस नहीं करते हैं, लिहाजा आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर कोई पूछा तो। मगर डिफॉल्ट जो है, जो टेक्निकल उसका डिस्क्रिप्शन है, वो ये है कि आप एक सॉवरेन डेट पे आप वापस नहीं जाए। सॉवरेन डेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक लोन, जो लोन्स अगर आप गवर्नमेंट ले रही है, कमर्शियल बैंक्स और गारंटी कर रही है, वो होता है सॉवरेन डेट। दूसरी चीज क्या होती है सॉवरेन डेट? सॉवरेन डेट वो होता है कि बॉन्ड्स के आप पेमेंट वादा करते हैं और वो नहीं पे करते हैं। ये चीजें हैं सॉवरेन डेट, वो हमारा अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। और बीबी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुशखबरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि IMF वापस आएगा। अच्छा। क्यों आएगा? इसलिए कि हमारा पैसे, हाँ, वी हैव पुट कैपिटल, IMF में हमारा कैपिटल है। IMF का ऑब्लिगेशन है हमें पैसे दें। IMF जो है, जब तक हम उनका प्रोग्राम फॉलो करते हैं, उनका हक ही नहीं बनता है कि वो कह दें हम निकल रहे हैं इस प्रोग्राम से। बिल्कुल नहीं। तो हमने, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं पाकिस्तान को? वो कह रहे हैं तुमने अपना रास्ता घुमा दिया है, वापस आ जाओ ट्रैक पे। वो कह रहे हैं हमने आपको कुछ चीजें मांगे हैं, आपने इंफॉर्मेशन वो आप नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं 3-4 चीजें। वो कहते हैं वही 800 बिलियन डेट जो GST जो आपने वादा किया था आप करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं किया आपने। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है हायर टैक्सेस, हायर टैक्सेस का मतलब है हायर रेवेन्यू, वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं।
जीएसटी के बारे में वो कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि पेट्रोलियम लेवी आप रेज करेंगे, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं फ्लड्स के बारे में, वो कह रहे हैं हमने आपको जानना, हम ये चाहते हैं कि फ्लड्स के पैसे किधर से आएंगे और किधर खर्चेंगे, वो तक आपके पास पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं आपको वक्त चाहिए, तो चलिए हम दिसंबर में नहीं आएंगे, हम जनवरी में आएंगे, हम फरवरी में आएंगे। दे हैव टू कम बैक। मत समझे कि अमेरिका बैठ के वो कह सकता है इनको ये कर दो वो कर दो। अगर अमेरिका ने इस तरीके से बिहेवियर किया IMF के साथ, तो ये दुनिया को पता चल जाएगा कि ये सब एक अमेरिकन क्रीचर्स हैं जो अमेरिका अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। ऑल राइट, बेशक वो कह सकता है, मगर एक दफे ये हो जाए तो ये पूरा एडिफिस ये होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिस इज इकोनॉमिक बेस्ड, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि वो आएंगे, पैसे देंगे, हम डिफॉल्ट से बचेंगे, बाल बाल बचेंगे। और देखिए हमारा जो डिफॉल्ट होगा, बीबी बात असल ये है कि हम जो हैं, हम लोग कब तक हमारे सम्स हम ठीक नहीं कर सके, कब तक हम इतने इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, ये आप सोचिए। इसलिए कि इट्स ओनली इनकॉम्पिटेंस और कुछ नहीं है। और चोरी, कितने पैसे जाते हैं अफगानिस्तान को हर हफ्ता? $250 मिलियन अफगानिस्तान को एवरी वीक, इन 1 मंथ 1 बिलियन, एक साल $12 बिलियन स्मगल हो रहे हैं। आप डॉन पढ़ें, पेज 9 आज आपको बताएगा कितने पैसे करेंसी डॉलर में पकड़ा गया। तो ये सब खत्म करें और आप ठीक चल सकेंगे। ये नहीं करें तो आप डूबेंगे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर लॉ एग्जिस्ट। तो जो भी आप करें। ठीक है। ओरिया साहब, हिलाली साहब ने खुशखबरी दे दी है कि IMF वापस आएगा, तो आपको भी यही लग रहा है? नहीं, IMF क्यों नहीं आएगा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF बनाया किस लिए गया है। IMF बेसिकली बैंकिंग मनी को सेव करने के लिए बनाया गया था। वो ऐसे ही है कि आपकी दुकान डूब रही हो और उसमें मेरा पैसा लगा हुआ हो, तो आप कहते हैं कि यार तुम 1 लाख रुपए और मुझसे लो, सामान नया ला लो ताकि तुम मेरा कर्जा अदा कर सको। IMF तो बना ही इसलिए गया हुआ है कि वो बाकी पूरे बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करे। IMF तो इसलिए बनाया गया था कि तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनसे एक रेगुलर किस्म का इंटरनेशनल डेट जो है वो वापस लिया जाए। आज तक आप देखें कि आप अफ्रीका से कितने लोगों ने पैसा लिया इसी IMF की वजह से, कितने बैंक्स अमीर हुए। आप इंटरनेशनल जितने भी बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पेरिस क्लब है या उसके साथ और दूसरे मुल्कों के बैंक, इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं जो आपको कर्जा देते हैं, वो किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि IMF जो है वो कहता है कि हम आपके उस पर खड़े हैं, हम इस मुल्क को बेच के भी आपको लेके देंगे। तो जब भी हमारी हालत कमजोर होने लगती है, IMF कहता है इसको ये मैंने गारंटी दे दी, तुम और कर्जा दे, तो वो आएंगे। वो तो सिस्टम जो बर्टन वुड का 1945 का एग्रीमेंट ही यही था, बनाया इसलिए गया था बर्टन वुड का। जो पेपर करेंसी, जो होक आर्टिफिशियल क्रेडिट करेंसी जो क्रिएट की गई थी, इसीलिए तो क्रिएट की गई थी, इसीलिए तो क्रिएट की थी। जब गोल्ड एंड उसको सिल्वर कॉइन को तबाह बर्बाद किया इन लोगों ने मिलकर, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम दिया, यही तो था कि हम आपका पेपर करेंसी है। अमेरिका का डेट जो है वो $19 ट्रिलियन, 19,000 अरब है, लेकिन अमेरिका को डेट की परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? क्योंकि अमेरिका ने डॉलर छाप देना है। मैंने डॉलर नहीं छाप सकता हूं, मैंने तो डॉलर खरीदना है, मैंने तो उसके बदले कपास बेचनी है, मैंने तो उसके बदले अपनी मेहनत बेचनी है, मैंने तो उसके बदले चावल बेचना है, तब खरीदना है। अमेरिका को तो नहीं जरूरत, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया पे हेजेमनी के लिए किया था। IMF आएगा, डेफिनेटली आएगा, वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होने देगा हमें। और मसला जरा यह है कि वर्चुअली हम डिफॉल्ट हो चुके होंगे। और वर्चुअल डिफॉल्ट का जो मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी सही बात की है कि वर्चुअल डिफॉल्ट का मतलब यही है कि जब आप जो है वो अपने उस पूरे के पूरे लोन को न ले सकें और आपको वो और पैसा दे दें। आपको ये नहीं कहेंगे वो, जैसे उन्होंने ब्राजील को कहा कि आप 10 साल और ना दें, आपको ये नहीं कहेंगे जैसे उन्होंने इक्वाडोर को कहा कि आप 10 साल अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें। ठीक है साहब, टाइम है क्लोजिंग का, मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।